national movements in India. This is chapter number 4 from class 9 social science book. Now first of all हम पढ़ेंगे चैप्टर में है क्या नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर नेशनल मूवमेंट्स जो चलाए गए थे। नेशनल मूवमेंट्स का मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चलाए गए थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। व्हाट वर द नेशनल मूवमेंट्स व्हिच वर द नेशनल मूवमेंट दैट स्टार्टेड फॉर फ्रीइंग इंडिया, भारत को फ्री करवाने के लिए जो चलाए गए। तो हम जानते हैं कि 1857 के अंदर एक आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम कहते हैं, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद हम किस प्रकार से आज़ादी के लिए लड़ते रहे और ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जब अंग्रेज जो थे जब भारत में वो आए तो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में वो बहुत जल्दी सीख गए, यानी कि हमारी पॉलिटिक्स के बारे में वो जल्दी सब कुछ भाप चुके थे। लेकिन अंग्रेजों को पता लग गया था कि हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है किस प्रकार है, हम बहुत जल्दी ही हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में वो लोग भाप चुके। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाना शुरू कर दिया भारत की कमज़ोर पॉलिटिक्स का, यानी कि हमारी जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो इसका फ़ायदा उठाना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो बंगाल पहुँच गए। और 1857 में जो क्रांति हुई इसके बाद अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी कि भारत पूरे अंग्रेज जो थे पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा करने लगे। लेकिन 1857 के बाद टिल 1857 वो लोग सिर्फ एज अ गेस्ट थे हमारे पास, लेकिन 1857 में जब वो क्रांति हमारी फेल हो गई तो अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि के ऊपर राज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो हमारे ऊपर उन्होंने राज करना पूरे तरीके से उनका जो रूल था वो 1857 के बाद ही होना शुरू हुआ। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी सुपरमेसी को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया कि पूरे देश को एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सके। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा वो उन्होंने कॉमन लॉज बनाए पूरे देश के लिए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और पूरा लीगल सिस्टम उन्होंने जारी किया, यानी कि पूरा जो सिस्टम था पूरे देश के अंदर वो एक ही कर दिया। और इसके मुताबिक भारत के अंदर हर एक जगह पर जहाँ भी अंग्रेजों का रूल है वहाँ पर जो लॉज है, कानून, सब कुछ सेम है। इंग्लिश जो भारत में रहते थे वो इस लॉ से उनको ज़्यादा फायदा है, यानी कि लॉज बनाए जाते थे ताकि पब्लिक को फायदा हो। लेकिन अंग्रेजों ने ये लॉ बनाए थे और भारत में रहते हुए बनाए थे, इसलिए उनके द्वारा जो लॉज बनाए गए थे उसका ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को मिला, भारतीय लोगों को नहीं मिला। और उनका जो इंटेंशन था वो भी यही था कि इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ाना, इंग्लैंड को बहुत रिच बनाना, भले उसके लिए उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ये उनका मेन मोटिव था। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। 1857 की जो क्रांति थी उसके फेलियर के कुछ कारण बताए गए। पहला, जैसे कि पहले तो ये बताया गया कि क्यों की गई, यानी कि जो क्रांति थी वो हुई तो हुई क्यों, यानी कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट अपराइजिंग। तो पहला कारण उसके लिए बताया गया है द पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि जो हमारे भारतीय लोग थे उनके अंदर पॉलिटिकली सेटिस्फैक्शन नहीं था, यानी कि जो भी अंग्रेज कर रहे थे पॉलिटिकली हमारे लिए वो सब में उनका फायदा था, हमारा फायदा नहीं था, इसलिए हमारे लोगों के अंदर एक रोष था, एक गुस्सा था। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, इस कारण से हमने ये क्रांति की। तीसरा इसमें बताया गया है सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, इन्होंने हमारे सोशल और रिलीजियस फैक्टर भी इसमें शामिल है, जैसे कि जो उस समय 1857 में गन इन्होंने जारी की थी, गन के अंदर जो गोलियां डाली जाती थी उसको मुंह से छीलना पड़ता था। अब वो जो थी उसमें कहा जाता था गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जाता था। गाय जो है हिंदू लोगों के लिए माता समान है और जो सुअर है उसको मुस्लिम लोग नहीं खाते हैं, वो उनके लिए नहीं है, मतलब वो नहीं खाते उसको, तो इस कारण से जो उनको मुंह से छीलना पड़ता था इसको, तो इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, इससे लोग खुश नहीं थे। फिर इसमें कुछ मिलिट्री फैक्टर्स भी थे कि हमारे लोगों को, जो हमारे जो लोग थे फौज के अंदर, उनको कम पेमेंट दी जाती थी, पगार कम थी, जबकि अंग्रेज लोगों की पगार काफी ज्यादा थी। और इसके बाद आता है इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन जो है उसमें हमारे आता है राइफल की बात, जो मैंने आपको बंदूक वाले बताई। तो उन्होंने एक एनफील्ड नामक एक राइफल को इंट्रोड्यूस किया आर्मी के अंदर और उसको मुंह से छीलना पड़ता था अपनी गोली को जब डालने के वक्त। तो
वो जो था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी थी। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जो पहले मार्टियर थे उस समय के, वो थे हमारे मंगल पांडे। और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जैसे कि नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। इससे बहुत सारे इफेक्ट्स भी हुए, बहुत सारे प्रभाव भी पड़े देश के ऊपर, जैसे कि एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। अब इससे कंपनी का जो रूल था वो भारत से खत्म हो गया। कंपनी का रूल क्या मतलब कि कंपनी रूल मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब तक वो रूल कर रही थी, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद भारत के अंदर जो रूल था वो क्वीन का, यानी कि जो इंग्लैंड की जो रानी थी, ब्रिटिश क्वीन की, जो क्वीन विक्टोरिया, उनका रूल स्थापित हो गया। यानी कि टिल द टाइम कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और रूल शुरू हो गया क्वीन का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदल गया, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसी, सब चीजों में बदलाव आया। रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857 अपराइजिंग, यानी इस क्रांति के फेल होने के भी कुछ कारण है कि हम 1857 में क्यों नहीं आजाद हो पाए। तो इसके रीजंस बताए गए हैं कि जो ये क्रांति थी ये समय से पहले शुरू, फॉर द टाइम, यानी कि जो समय जिसमें शुरू होना था इससे काफी समय पहले शुरू हो चुकी थी। अब आप समझ सकते हैं जब कोई चीज समय से पहले और बाद में हो तो उससे नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये समय से पहले शुरू हुई। दूसरा, सेंट्रल लीडरशिप नहीं, यानी कि कोई ऐसा नेता नहीं था जो कंप्लीटली इस पूरी रेवोल्यूशन को हैंडल कर सके। तीसरा, इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारे पास हथियार नहीं थे, पर्याप्त हथियार भी नहीं थे और अच्छे किस्म के हथियार भी नहीं थे, इसलिए हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ पाए। आगे, सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट जो थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जो हमारे सारे लोग जो लड़ रहे थे इसमें, वो लड़ रहे थे अपने लिए कि मुझे आजादी चाहिए, मेरा काम हो जाना चाहिए, देश के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था, जिस कारण से तो ये क्रांति थी वो फेल हो गई। इसके अलावा कोई प्रॉपर लीडरशिप थी नहीं हमारे पास, जिससे ये सब कुछ फेल हो गया। तो ये कुछ रीजन थे जिससे हमारी जो क्रांति थी 1857 की वो फेल होती दिखाई दी। आगे हम टॉपिक उठाएंगे बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स। अब ये जो मूवमेंट है ये 1905 में जो बंग बंग मूवमेंट चलाया गया था उसके बारे में बताया गया। बंग बंग मूवमेंट यानी कि बंगाल को जो बांटा गया था, बंग मीन्स बंगाल, भंग मीन्स उसको तोड़ना, डिवीजन ऑफ बंगाल। तो बंग बंग मूवमेंट जो था वो था जब बंगाल को बांटा गया था। इसमें अंग्रेजों की एक मंशा थी, जो उनकी पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल, कि वो भारत को डिवाइड करके उस पर रूल करना चाहते थे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके विरोध बहुत तरीके से किया गया, बॉयकॉट किया गया। इंडिजिनियस मूवमेंट मतलब जो विदेशी चीजें थी उनका बॉयकॉट करके भारतीय स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना ज्यादा शुरू किया गया। बंगाल जो कि उस समय बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, बहुत बड़ा एक राज्य था, बहुत बड़ा एक सूबा था। तो बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का रूल शुरू हो गया, यानी कि बंगाल पे उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। अब आज का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है वो पूरा प्रोविंस उस समय अकेला बंगाल कहलाता था। तो ये दूसरी स्टेट्स के मुकाबले काफी बड़ा था और यहाँ से जो आने वाला टैक्स था बहुत ज्यादा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने यहाँ पर जो इनकी एकता थी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों की, इनको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने इसको दो पार्ट में बांटने का निर्णय लिया, यानी कि फैसला किया कि इसको दो पार्ट में बांट दिया जाए। अब वायसरॉय कर्जन जब भारत आए, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक भारत में रहे, तो वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के प्रोविंस को, बड़े प्रोविंस को, पूरे बंगाल को दो पार्ट में बांटना चाहा, जिसमें एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। और उन्होंने ऐसा इसलिए करना चाहा, उन्होंने बहाना क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि हम इतने बड़े प्रोविंस को अकेली एक जगह से इसको हम एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसको नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम इसको दो छोटे पार्ट में बांट दे रहे हैं, जो कि एक झूठा रीजन था। तो इस प्रकार बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बांटा गया, उसका बहुत विरोध किया गया। और ये 16 अक्टूबर 1905 को जब ये किया गया तो उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से भी बताया गया है हमारी हिस्ट्री के अंदर, नेशनल मॉर्निंग डे। इसी दिन अनाउंसमेंट की गई कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया जाए, यानी कि अंग्रेजी चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया जाए और भारत में बनी चीज़ों का, इंडिजिनियस यानी कि भारतीय चीज़ों का उपयोग बढ़ा दिया जाए। अब बंगाल जो था वो इस जो
पार्टीशन को सही नहीं मानता था, यानी कि बंगाल के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इस कारण से जो हिंदू मुस्लिम लोग थे, यानी कि इनके अंदर बंटवारा करके भेदभाव पैदा करके अंग्रेज अपना रूल करना चाहते थे। लेकिन उस दिन भारतीय लोगों ने, यानी कि हिंदू मुस्लिम थे, हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों के हाथों पे राखी बांधी और मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों के हाथों पे राखी बांधी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था अंग्रेज सरकार के लिए कि हम लोगों को आप बांट नहीं सकते हो। इसके अलावा इसके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं इस मूवमेंट के। वो थे अडॉप्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, यानी कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करो। दूसरा बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट करना। और तीसरा था अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, की नेशनल एजुकेशन लेना है हमको, विदेशी जो एजुकेशन है वो नहीं लेंगे, अंग्रेजी एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ देशी एजुकेशन यानी कि इंडियन एजुकेशन लेना। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जबकि इंग्लिश इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई। अंग्रेज़ों का जो व्यापार था वो पूरी तरीके से टूटने लगा, उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। जो कपड़ा विदेशों से आता था, जिसमें मैनचेस्टर वो रुक गया, मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा रोक दिया गया क्योंकि हम लोग खरीद नहीं रहे थे उनका कपड़ा। शुगर, शूज़, सिगरेट्स, टोबैको, ये सब चीज़ें भी जो इंग्लैंड से आती थी, इनकी भी इंपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई। इंडियन क्लोथ की सेल बढ़ गई, यानी कि भारत में बने कपड़े की सेल बढ़ गई काफ़ी। फैक्ट्रीज जो थी, जो भारतीय चीज़ों को यानी कि देसी चीज़ें बनाती थी भारत में बनी, उनकी गिनती बढ़ा दी थी ताकि ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी तो लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। और इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास जैसे स्टेट्स के अंदर भी इसको फील किया गया, यानी कि इसको सपोर्ट दी गई सबके द्वारा। और गुजरात में भी इसके प्रभाव हमें देखने को मिले। इसके बाद लगभग 6 महीने के बाद 6 साल के अंदर ही, यानी कि 1911 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को बहुत बड़े तौर पे उठाया गया। और इस नुकसान को हटाने के लिए भारत में जो ये किया गया था, यानी कि जो पार्टीशन किया गया था, इसको वापस लेने का उन्होंने फैसला किया। तो इस प्रकार से जो बंगाल था उसको फिर से एक करना चाहा, यानी कि 1911 में इसको फिर से एक कर दिया गया। 6 साल के अंदर ही अंग्रेज़ों की अकल ठिकाने आ गई और उन्होंने बंगाल को फिर से जोड़ दिया। अगला टॉपिक है हमारा मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बनाई गई। अब अंग्रेज़ों का जो एक मेन पॉलिसी थी, दैट वाज डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम्स को बांट दिया जाए और उनके ऊपर राज किया जाए। इसमें लॉर्ड मिंटो और इंडियन वजीर जो थे मॉर्ले, इन दोनों ने एक प्लानिंग शुरू की कि भारतीय नेशनलिज्म को, भारतीय एकता को किस प्रकार से वो लोग तोड़े। तो जब नेशनल फाइट और तगड़ी होती गई और स्ट्रॉन्ग बनती गई, तो जो इंग्लिश थे उन्होंने मतलब भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो बढ़ती गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो हाई क्लास मुस्लिम थे, जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे, उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया। तो इंग्लिश जो थे उन लोगों को अपने साथ मिलाने में सफलता हासिल की। उन्होंने सेपरेट वोटिंग राइट्स देने की डिमांड की, मुस्लिम्स को देने की पेशकश की, सेपरेट वोटिंग राइट्स और सेपरेट वोटिंग सेंटर्स भी बनाने की इन्होंने पेशकश की मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डिमांड कर रही थी, उन्होंने ये सब चीज़ें डिमांड की थी। एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म। अब इन डिमांड्स को पूरा करते हुए एक लीग बनाया गया, एक अलग बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग जो थी, ऐसा कहा जाता है कि इसके रिलीजियस हेड, इसमें कौन कौन थे। सबसे पहले रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स के जो रिलीजियस हेड थे, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलप स्मिथ had played an important role in the establishment of this organization। इसको बनाने में इन लोगों ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। अब इन लोगों ने और क्या पैंतरे आजमाए अपने हमारे देश को बांटने के लिए। अब जो मुस्लिम लीग की जो मीटिंग्स होती थी, वो मीटिंग्स और कांग्रेस की मीटिंग्स को एक ही दिन रखा जाता था। अब आप जानते हैं कि अगर कांग्रेस की मीटिंग कल है तो ज़्यादातर मुस्लिम्स कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन अगर कल ही मुस्लिम लीग की भी मीटिंग रखी जाए तो मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम लीग की मीटिंग में जाएंगे और कांग्रेस की मीटिंग में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा करके अंग्रेज़ों ने भारतीय मुस्लिम्स को गुमराह करने की कोशिश की और धीरे धीरे इन लोगों ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड करना भी शुरू कर दिया। और ऐसे में कहा जाता है
कि मुस्लिम कंट्री यानी कि जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बनाने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट एक्चुअल में ये मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग की उपज नहीं थी, जबकि ये मिंटो और मोर्ले, दिस वाज द मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म। तो मिंटो को ऐसा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता है। तो रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना और रहमतुल्लाह बट लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे उनको रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान माना जाता है। और तब से लेके हम देखते हैं कि अब तक हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको काफ़ी खतरा रहा ही है जब से पाकिस्तान बना है। यानी कि जो पहले हम भारतीय मुस्लिम्स और हिंदू जो इस प्रकार से रहते थे वो इस प्रकार से अभी नहीं रह पा रहे। कहीं ना कहीं उस समय अंग्रेज़ों ने हमको परेशान किया और अब आज के हमारे नेता हमको आपस में लड़ाने पे उतरे हुए हैं। आगे हम देखते हैं बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो बर्थ हुआ वो कैसे? एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट मतलब ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को मार मार के यहाँ से भगाने की कोशिश की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है वासुदेव बलवंत फड़के का, उसके बाद दामोदर दास छापेकर, बालकृष्ण चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हथियार चलाना सीखा और अंग्रेज़ों को हथियारों के दम पे भारत से निकालने की कोशिश की। अब ये जो मूवमेंट था, ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में भी फैलाने की कोशिश की गई। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसको कैंसिल करवाना सबसे इम्पोर्टेंट इनका उद्देश्य था कि बंगाल को पार्टीशन को कैंसिल करवाया जाए। अब उस समय जो भारत का जो रेवोल्यूशनरी थे उनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जाहल्स और एक है मावल्स। जिनको जाहल्स को कहते हैं रेडिकल्स और मावल्स में दे आर कॉल्ड द मॉडरेट्स। अब हुआ यूँ कि जो मॉडरेट्स जो थे ये वो लोग थे जो समझौते के द्वारा, बातचीत के द्वारा अंग्रेज़ों से बातचीत करके भारत को आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो लोग थे जो अंग्रेज़ों को यहाँ से मार मार कर भगाने की पक्ष में थे। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा जो नाम लिया जाता है वो है एक ट्रायो मतलब एक तिकड़ी, एक त्रिमूर्ति जिसमें लाल, बाल और पाल का नाम लिया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम लिया जाता है। इसमें हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने तो ये भी बताया है कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा। और ये आज़ादी के दौरान, पूरे फाइट के दौरान हमारा एक स्लोगन भी रहा है। उस समय जो यंगस्टर्स थे उन्होंने इस एक्टिविटी को ज़्यादा संभाला, यानी कि उन्होंने इस एक्टिविटी में, यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में ज़्यादा हाथ डाला था। उन्होंने वो थे यंगस्टर्स जो अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पे भी उतारू थे, यानी कि भारत को किसी भी कीमत पे वो आज़ाद करवाने पे तुले हुए थे। इसके अलावा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जी तो वो पूरे देश में फैली हुई थी, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, हर जगह पर ये फैली हुई थी। इनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी थी जैसे कि मित्र मेला सोसाइटी बनाई गई, अभिनव भारत समाज बनाया गया, अनुशीलन समिति बनाई गई, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, सोसाइटीज़ बनाई गई जिसमें जिसका काम था देश को आज़ाद करवाने के लिए, फ्रीडम के लिए लोगों को अवेयर करना, लोगों के अंदर जागरूकता लाना। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट भी किए गए जिसमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से मार के भगाने की कोशिश की गई, जिसमें एक काफ़ी बड़ा जो किस्सा बताया जाता है, लॉर्ड हार्डिंज जो थे जिनकी बग्गी पे बम फेंका गया था ताकि उनको मार दिया जा सके, और वायसरॉय मिंटो की बग्गी पे बम फेंका गया था। और 1909 में जब वो रायपुर दरवाजा अहमदाबाद में थे उस समय मिंटो जो थे उनकी बग्गी पे बम फेंकने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा काकोरी लूट केस जो था, लाहौर मैसेकर, ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट दिल्ली, ये सब किस्से ऐसे हैं जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी और अंग्रेज़ों को ये साफ कर दिया कि अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं होगा, अब किसी भी तरीके से आपको यहाँ से भगाने के लिए हम काम करेंगे। आगे हमारा टॉपिक है फेयर्स नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। तो गुजरात में किस तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री अरबिंदो घोष जो है उनको गुजरात की रेवोल्यूशन में एक पायनियर के तौर पे दर्शाया गया है। ही वॉज द स्टार्टर ऑफ रेवोल्यूशन इन गुजरात। कौन? श्री अरबिंदो घोष। बट वो हमेशा पीछे रहे, लेकिन उनके जो भाई थे
जिनका नाम था बरिंद्रनाथ घोष, वो हमेशा आगे रहे। यानी कि स्टार्ट करने वाले अरबिंदो घोष थे, लेकिन वो पीछे थे, पर्दे के पीछे से काम करते रहे दिमाग से, और बरिंद्र कुमार घोष जो थे वो आगे रहकर काम करते थे पिक्चर। वो जब गुजरात पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई छोटू भाई पुरानी से और अम्बू भाई पुरानी से, और इसके बाद वो साकरिया स्वामी से मिले नर्मदा नदी के किनारे। ये स्वामी वो स्वामी थे जो रानी झांसी की रानी के साथ 1857 की क्रांति में भी लड़ चुके थे, यानी कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन थे ये। बरिंद्र कुमार घोष जो थे उन्होंने कुछ मिडिल क्लास लोगों से मिलकर बड़ोदरा, चरोतर रीजन, अहमदाबाद, महसाना जो थे, इन जगहों पर कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू करने की कोशिश की। इसके अलावा अरबिंदो घोष जो थे वो उन्होंने ऐसी स्कीम्स बताई जिसमें देश को आज़ाद करवाने के लिए, यानी कि कुछ स्कीम्स जो थी वो भी उनके सामने रखी गई। जैसे कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भवानी मंदिर। एक्चुअल में इस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट किया गया, फिर इसको अलग अलग मतलब भाषाओं में करके इसको ट्रांसलेट करके रखा गया। अब इसमें क्या है आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम देखते हैं श्री अरबिंदो घोष ने भवानी मंदिर जो किताब लिखी, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी दूसरी किताबें भी यहाँ पर लिखकर भेजी, जिनका नाम है वनस्पति दवाओं, नहावानु साबु बनावानी रीत, कसरत, गुलाबनो किस्सो, कायदानु संग्रह एक्सेट्रा। अभी जो किताबें लिखी गई, मजाक की बात, हंसने की बात यह है कि इन किताबों के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी जो इसके नाम के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे कि किताबों के अंदर बम बनाने की रीत बताई जाती थी, कैसे आप घर पे बम बना सकते हैं, कैसे आप हथियार बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें इसमें लिखी जाती थी। ना कि इसमें ये बताया जाता था कि नहाने का साबुन कैसे बनाना है या बाकी एक्टिविटी जैसे कि किताब का नाम बताता है। यानी कि ये अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए बताया जाता था कि अंग्रेज सोचें कि ये किताब अलग तरीके की है, लेकिन उसको अलग नाम से अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके सब लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि हर एक देश का जो नागरिक है वो इस एक्टिविटीज़ में शामिल हो सके। इसके अलावा गंगनाथ विद्यालय खोला गया चंदोड़ करनाली में, जहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सीक्रेटली चलाया जाता था। बहुत सारे गुजराती यूथ ने भी इसको ज्वाइन किया, और इस प्रकार से जो ये मूवमेंट था ये गुजरात में पहुंचा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में क्या हुआ। अब ये इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जैसी जगहों पर भी ये बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा, और सिंगापुर, मलाया, अफगानिस्तान, रशिया जैसी जगहों पर बहुत तेज़ी से ये फैला है।